नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे और इस दौरान पीएम रुद्रपुर में नैनीताल से लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और इसी के साथ 3 और 4 अप्रैल को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अल्मोड़ा, हरिद्वार और देहरादून में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर सीएम धामी ने रुद्रपुर पहुंचकर मोदी मैदान का निरीक्षण किया और इसके साथ ही जिला कार्यालय में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। आपको बता दें कि रुद्रपुर में होने वाली रैली के लिए प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी को रैली संयोजक नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के लोगों से, उत्तराखंड से अत्यधिक वो स्नेह करते हैं और उनके 10 वर्षों के कालखंड में उत्तराखंड राज्य के लिए एक से एक योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं। 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि की योजनाएं आज गतिमान हैं और उत्तराखंड के लोग भी उनका हमेशा इंतजार करते हैं कि वो हमेशा आए। ये हमारा सौभाग्य है कि ये कृषि बाहुल्य औद्योगिक नगरी देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रपुर से चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और पूरे उत्तराखंड की 5 सीटें इस बार बड़े अंतर से जीतकर जाएंगी। 2014 और 2019 में जितने मत मिले थे उससे अधिक मत इस बार मिलेंगे। बहुत ही ऐतिहासिक जनसभा होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और रुद्रपुर में अजय भट्ट जी जो हमारे नैनीताल के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में 2 अप्रैल को 11 बजे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पीएम की रैली को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम धामी ने तैयारियों का निरीक्षण किया है कि किस तरीके से तैयारी चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो भी तैयार हो चुकी है। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री रुद्रपुर के दौरे पर रहेंगे, लेकिन उससे पहले जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर चल रही हैं और खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। तो बीजेपी स्टार प्रचारकों के अभियान की शुरुआत ही हो चुकी है और 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुद्रपुर का दौरा है। रुद्रपुर में रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उससे पहले तैयारियां इस वक्त फुल फॉर्म में हैं। खुद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तमाम अधिकारी पहुंच रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ संजय प्रसाद इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर पहुंचेंगे, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद इसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। जी, जैसा कि जानकारी है, 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का रुद्रपुर उधम सिंह नगर दौरा है और जिसको लेके तैयारियां जो है वो पूरे जोरों पर हैं। और साथ ही साथ आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौका मुआयना किया है, जिसमें अधिकारियों को, जिसमें कार्यकर्ताओं को, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको निर्देश दिए हैं तमाम तैयारियों को लेकर। जी बिल्कुल संजय, 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन जो बीजेपी स्टार प्रचारकों का जो अभियान है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। उसको लेकर किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? कितनी एक्टिव पार्टी नजर आ रही है? जी, अगर स्टार प्रचारकों की बात करें तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी होने के साथ ही कार्यकर्ताओं में एक जोश भर दिया गया है। एक जोश के साथ जो भी कार्यकर्ता हैं वो जोश के साथ मैदान में है और लगातार जनसंपर्क जो है अपने अपने स्तर पर जिनको जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, लगातार उन जिम्मेदारियों में भाजपा कार्यकर्ता अपना बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ठीक है। और साथ ही बता दें, इधर प्रधानमंत्री के दौरे को लेके 1 तारीख को मुख्यमंत्री का जो एक कार्यक्रम था लालकुआं में, उसको भी मुख्यमंत्री ने अभी रद्द कर दिया है। ठीक है, 2 तारीख को होने वाले प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी रानीखेत भी पहुंचे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने रोड शो भी किया है, जिसमें भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली है। चुनावी जनसभा को संबोधित कर अल्मोड़ा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी अजय टमटा के लिए समर्थन भी मांगा है। बहुत है
आशीर्वाद दी तो सबने मेरा स्वागत करी, अभिनंदन करी। मैंने आप सबों को दिए हाथ जोड़कर आप सब लोगों को स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं आज आप सबके बीच में, आप सबको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भाई अजय टमटा जी को आप सबका आशीर्वाद मिले, आप सबका स्नेह मिले, आप सबका मत और समर्थन मिले और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपके मत और समर्थन से जो मत और जो समर्थन, जो आशीर्वाद श्री अजय टमटा जी को मिलेगा वो सीधे सीधे मोदी जी को मिलेगा। और उन्होंने पिछले 1 दशक से सांसद के रूप में एक सेवा की है। मैं अजय टमटा जी के बारे में एक दिलचस्प बात आपको बताना चाहता हूं कि वो बहुत कम बोलने पर विश्वास करते हैं, लेकिन जितनी बार भी वो मेरे पास आए उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं करी कि कोई काम मेरा निजी करवा दो, किसी का करवा दो। जब भी आए कभी कहते थे ताड़ी के क्षेत्र में ये करना है, कभी कहते थे रानी के क्षेत्र में करना है, कभी जो है भिकिया सेड़न में करना है, कभी रोड का करना है, हमारे प्रमोद नैनवाल जी साहब मांगे थे। तो ये हमेशा इस क्षेत्र की बात करते थे आप लोगों की। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सियाल ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दम भरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक सशक्त राजनीतिक पार्टी है। हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव पूरे जोर शोर के साथ लड़ने जा रहे हैं और उम्मीद है कि भारी बहुमत के साथ प्रदेश की सभी सीटों पर जीत हासिल होगी। इसी के साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। हो तो किसी भी राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती दे सके। हमारे पांचों के पांचों प्रत्याशी उत्तराखंड में पिछली बार से रिकॉर्ड वोटों से इस समय जीतने वाले हैं। उत्तराखंड में अगर आप विपक्ष का हाल देखें तो पहले एक भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब केवल खाना पूर्ति के लिए कुछ लोगों को कांग्रेस इत्यादि राजनीतिक दलों ने खड़ा किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में है। अगर जीतना होता तो उन्हें स्वयं लड़ते, वो केवल उनको थोड़ा खेलना कि किस तरह से चुनाव में किस तरह के क्या हो सकता है, अभी वो रिहर्सल कर रहे हैं। अभी वो चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, केवल रिहर्सल कर रहे हैं। हरिद्वार में कांग्रेस के मुख्य लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन ये हुआ है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस की ओर से लोकसभा उम्मीदवार वीरेंद्र रावत और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। वहीं इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जनता ही हमारी स्टार है और वो ही चुनाव के नतीजे निर्धारित करेगी। इस समय तो स्टार अपने आप में जनता ही है, बाकी हम अपने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टारों से काम चलाएंगे। ये सब स्टार है हमारे जो। क्या राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का कोई दौरा बनने वाला है? आएंगे। देखिए, गप्पू समाज के लिए खतरनाक होता है और पप्पू विनम्र भाव का प्यारा होता है, जिसको सब प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि जो उसका काम होता है जो उसका, और उसके साथ सबकी शुभकामनाएं होती हैं। हर माँ अपने पप्पू के साथ, हर बाप अपने पप्पू को प्यार करता है। तो मैंने कहा कि हमको पप्पू मुबारक और गप्पू जो है देश को मुबारक नहीं होनी चाहिए। भाजपा गप्पू है, भाजपा के नेता गप्पू है। ये 4 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा तो सब साफ हो जाएगा कौन क्या है। अब जो जनता का रिस्पांस बहुत शानदार है, जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के बयार पूरे देश में बह रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस के लाल कुआं नगर अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह ने पार्टी से ही अपना इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने जिला अध्यक्ष को भेजे पत्र में व्यक्तिगत कारणों के चलते पार्टी छोड़ने की बात कही है। आपको बता दें कि पिछले 20 सालों से गुरदीप सिंह कांग्रेस पार्टी में एक्टिव हैं।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक और जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनता जनार्दन भी तैयार है। चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। हम तो ये चाहते हैं सत्ता में कोई भी पार्टी रहे, उसमें जो बैठे हुए लोग हैं वो भ्रष्ट ना हो। पार्टी चाहे बीजेपी की रहे, कांग्रेस की रहे, सपा की रहे, यूपीडी की रहे, किसी की भी नहीं रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं सत्ता में बैठे हुए लोग अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करें, निष्ठा के साथ करें। और आने वाले चुनावों के लिए हर कोई चाहता है कि भाई कोई अच्छा नेता है। हम नहीं कहेंगे मोदी जी अच्छे हैं, हम नहीं कहेंगे भाई राहुल गांधी अच्छे हैं। सत्ता में जो आएगा अच्छे काम करेगा, पब्लिक को अपने आप पता चल जाएगा अच्छा कौन है बुरा कौन है। सर मेरा तो सिर्फ एक ही है जो हमारा सब फैमिली जा रहा है, ओनली बीजेपी। उसका रीजन कुछ नहीं है, बस मेन चीज ये है वो पार्टी सबसे बेस्ट पार्टी लगती है हमें। मेरे अकॉर्डिंग वो पार्टी सबसे बेस्ट है। और काम काज में दोनों पार्टियों में अपने अपने इक्वल सही है, लेकिन जो पब्लिक के हिसाब से डिपेंड करता है। पब्लिक को जो जैसा लगता है वो उस हिसाब से उसको चेंज करती है सर, वो चीज है। मैं रामलाल जनता से ये कहूंगा कि जमीनी से जुड़ा हुआ प्रत्याशी होना चाहिए। हमारे पास 13 जिले हैं। मैं 13 जिले की जनता को यही कहूंगा कि सर्वप्रथम जो आपके सुखों को और दुखों में भी आना जाना जो प्रत्याशी रखता हो, तथा विशेषकर मेरा यही कहना है पूरे उत्तरांचल वासियों से कि जो बेरोजगारी की तरफ ज्यादा ध्यान देता है उसी प्रत्याशी को पहले चुनिए। क्योंकि वोट लेने के टाइम पे हर प्रत्याशी आपके द्वार पर आएंगे कि मुझे वोट दीजिए। उनसे पूछिए कि आपने क्या क्या कार्य किया है हमारे गांव के लिए। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से राजीव महर्षि को मीडिया चीफ कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किया गया है और इसी के साथ ही प्रदेश में 18 कोऑर्डिनेटर्स की लिस्ट भी ये अप्रूव उनको मिल चुका है। ये सभी लोग आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचार में तेजी लाने का काम भी करेंगे। हरिद्वार से निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी उमेश कुमार रुड़की, मंगलौर और झबरेड़ा के बाद भगवानपुर विधानसभा पहुंचे हैं, जहां पर व्यापारियों के साथ आम जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पैदल यात्रा कर व्यापारियों के साथ जनसंपर्क किया। आपको बता दें कि खानपुर विधायक और निर्दलीय सांसद प्रत्याशी उमेश कुमार सभी विधानसभा में ताबड़तोड़ पदयात्रा कर जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। सभी राष्ट्रीय दल एक ही बात करते हैं, कोई भी बैठक होती है उमेश कुमार कुछ नहीं है, उमेश कुमार को खानपुर में चित कर देंगे, उमेश कुमार को हरिद्वार में चित कर लेंगे। भाई जब उमेश कुमार कुछ नहीं है तो राष्ट्रीय दल परेशान क्यों है? आप अपना काम करो, मैं अपना कर रहा हूं। लेकिन आप लोगों की बौखलाहट ये बताती है कि खर्चे भी अपने करते हो और चर्चे मेरे करते हो, तो इससे पता लगता है कि आप लोगों को कितना खौफ है मेरा। उत्तरकाशी में चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए नियमित रूप से तमाम गतिविधियों का आयोजन हो रहा है और इस कड़ी में गंगा की लहरों पर राफ्टिंग के रोमांचक खेल का आयोजन किया गया, जिसके जरिए युवाओं से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया गया है। 40 से ज्यादा युवा इसमें शामिल हुए हैं। मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया है राफ्टिंग के माध्यम से। और रामनगर में 3 दिवसीय ऑल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ और इस कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत और ज्येष्ठ उप ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शिरकत की है। साथ ही उन्होंने टीम के खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों की टीमें भी शामिल होंगी। आज हमारे कान्या क्षेत्र में गेम वॉलीबॉल का जो गेम हो रहा है, इसमें हमारे क्षेत्र के लोकल क्षेत्र के हमारे जैसे कानिया और गोजानी के बच्चे अभी खेल रहे हैं और उत्साह है बच्चों पे। बहुत भारी संख्या में हमारे यहाँ के बच्चे बहुत दूर दूर से यहाँ पर भाग लेते हैं
और बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। और यही प्लेटफॉर्म होता है छोटे छोटे स्टेट पे खेलने से, जो छोटे स्टेट में खेल के जो बड़े स्टेट में जाते हैं, ये बहुत उत्साह बच्चों पर दिख रहा है। और मैं इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इनको आशीर्वाद देती हूँ कि आगे भी ऐसा खेलें और अच्छे लेवल पर अच्छे आगे। ये आज 29 तारीख है। 29 को तो हमारे क्षेत्रीय स्तर पर है। इसमें हल्द्वानी, रुद्रपुर, मालधान की 2-3 टीमें बहुत अच्छी टीमें हैं। कानिया, गोजानी और शांतिपुरी, रुद्रपुर इस तरह की जो स्थानीय टीम है। उसके बाद हमें संभल है, रिचा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश की भी टीम आ रही हैं और 2-3 टीमें और छिंदवाड़ा की टीम भी हैं। अच्छी टीमें आ रही हैं यहाँ पर खेलने के लिए। ये 3 दिन का टोटल प्रोग्राम 3 दिन का है जी। और वहीं देहरादून में आश्रम और स्कूल बनाने के नाम पर लोगों को मुनाफे का लालच देकर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसको लेकर एसएसपी ने 16 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दें कि एसएसपी ने अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमों का गठन कर दिया है और उनको इंस्ट्रक्शन भी दे दिए गए हैं। जमीन से रिलेटेड काम करते हैं और इनके पास इनके जानने वाले के माध्यम से कोई है, उनके द्वारा ये बताया गया कि महाराष्ट्र में बहुत बड़े बाबा हैं और जो अपने आश्रम और स्कूल खोलने के लिए ज़मीन देख रहे हैं। और ज़मीन वो तभी लेते हैं जब वो वहाँ की मिट्टी की पूजा और उसके बाद चेक कर लेते हैं कि ठीक है। इसके अलावा उनके द्वारा उसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए विभिन्न जगहों पर अपनी ज़मीनों को दिखाया गया, लेकिन वो जो इसमें अभियुक्त थे उनके द्वारा धोखे से उनको ये बताया गया कि ज़मीन का जो सॉइल था वो टेस्ट में पास नहीं हुआ। लेकिन ऐसी एक ज़मीन हरियाणा करनाल में भी किसानों की है जहाँ पर सस्ते दामों में मिल जाएगी और चूंकि वो डायरेक्टली संस्था से जुड़े हैं तो उसको नहीं खरीद सकते। अगर वो इंटरेस्टेड है तो सस्ते दामों में मिल जाएगी, जो वो बाबा को महंगे दामों पर वो संस्था को दे सकते हैं। और वहीं काशीपुर के एक अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से छापेमारी हुई है। इसी के साथ ही अस्पताल को सीज कर दिया गया है। दरअसल अस्पताल बिना कागजों और रजिस्ट्रेशन के यह चलाया जा रहा था। आपको बता दें कि क्लिनिक में बिना वैध डिग्री के पित्त की पथरी का इलाज यहां पर होता था, जिस पर शिकायत मिलने के बाद डीएम और सीएमओ के आदेश अनुसार काशीपुर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यह बड़ी छापेमारी की है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी की ओर से तलब किए जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए सरकार पर ईडी और सीबीआई के जरिए हरक सिंह रावत के उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। आपको बता दें कि ईडी ने हरक सिंह रावत को पूछताछ के लिए 2 अप्रैल को ईडी दफ्तर में तलब भी किया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुराजत जोशी ने कहा कि हरक सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। अगर किसी मामले में हरक सिंह रावत पर आरोप लग रहे हैं तो उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी पूछताछ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उनको मंत्री में कोई दोषी होता है तो उस पर जो आरोप लगाते हैं उसके लिए उस कार्यकाल के दौरान रहने वाले मुख्यमंत्री के ऊपर भी ये कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे। और सीबीआई को से भी पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि हरक सिंह जी त्रिवेंद्र सिंह रावत के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। अगर एक कैबिनेट मंत्री दोषी होता है तो मुख्यमंत्री भी उसमें दोषी माना जाता है। हमारा मानना है कि राजनीतिक बदले की भावना से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है और हरक सिंह जी का उत्पीड़न किया जा रहा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आप कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है और इसी को लेकर 31 मार्च को दिल्ली में इंडिया अलायंस केंद्र सरकार के विरोध में महारैली निकालने जा रही है। इस महारैली को लेकर उत्तराखंड आप पार्टी उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार के इस तानाशाही रवैये के विरोध में हम दिल्ली में 50 लाख लोगों को इकट्ठा कर महारैली निकालने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रैली से पूर्व जिस प्रकार से बैरिकेडिंग की जा रही है और प्रदेश के बड़े नेताओं से इंटेलिजेंस पूछताछ कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। ये 31 मार्च को एक बहुत ऐतिहासिक रैली दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें लगभग 50 लाख लोगों को जुटाने की एक मंशा आम आदमी पार्टी समेत सभी तमाम जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं जो एनडीए गठबंधन में साथ हैं उन लोगों ने रखी है। और जिस तरीके से बैरिकेडिंग अभी से स्टार्ट हो गई है दिल्ली में और जिस तरीके से उत्तराखंड की LIU और उत्तराखंड की इंटेलिजेंस हम लोगों से क्वेश्चन करने लगी है, उससे साफ जाहिर होता है, सीधा संदेश जाता है कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी इस समय कितनी बुरी तरह से घबराई हुई है और लगातार
लगातार हमारे प्रदेश के बड़े जो नेता हैं उनके ऊपर इंटेलिजेंस ने अपने नज़र रखना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता से अपील करती हूँ कि लोकतंत्र की जो हत्या इस समय पूरे देश में हो रही है और मोदी जी की तानाशाही जो पूरे देश में है, अरविंद केजरीवाल जी भगत सिंह की तरह आज जेल में हैं। मैं जनता से अपील करती हूँ कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए और इस तानाशाही को उखाड़ फेंकिए। और हल्द्वानी में राजनीतिक दल की ओर से बिना अनुमति के कॉल सेंटर यहां पर चलाए जा रहे थे, जिस पर कांग्रेस नेता की ओर से ऑब्जर्वर की यह शिकायत की गई है। और अब इस मामले में सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने नोटिस जारी करते हुए 48 घंटे के अंदर संबंधित पार्टी के पदाधिकारी को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। सहायक रिटर्निंग अधिकारी एपी वाजपेयी ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, वो सुन लेते हैं। हमें एक शिकायत प्राप्त हुई है और माननीय सामान्य प्रेक्षक महोदय के माध्यम से भी उसमें हमें शिकायत की कॉपी मिली थी। उसमें ये कहा गया है कि नैनीताल रोड पे एक पार्टी विशेष द्वारा एक कॉल सेंटर के रूप में संचालन किया जा रहा है और वहाँ से कॉल्स की जा रही हैं और वो आचार संहिता की परिधि में आता है। तो उसी के दृष्टिगत संबंधित पार्टी के पदाधिकारी को 48 घंटे के अंदर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए नोटिस इश्यू किया गया है। अनंत अंबानी से उत्तराखंड के शिक्षण संस्था के लिए 15 करोड़ लेने के मामले में पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पहली बार बयान जारी कर कहा कि उक्त संस्था में मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सीएसआर के तहत चंदा लेना अपराध नहीं होता। साथ ही उन्होंने कहा कि आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली के आरोपों का खंडन करते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। और महाराष्ट्र के एक आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महाराष्ट्र राजभवन से पूछा था कि जब भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल थे तो उनके संगठन को कितना दान मिला था। हालांकि राजभवन ने कहा है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बीच अनिल गलगली को एक गुमनाम पत्र भी मिला है जिसमें महाराष्ट्र और उत्तराखंड में हड़कंप मचा हुआ है। लगता है कि जिस प्रकार का जो आरोप बिना किसी कहे हुए कि एक किसी गुमनाम पत्र के नाम पर मिला है और उसको प्रचार किया जा रहा है और सोशल मीडिया में मेरे को बदनाम किया जा रहा है। यही नहीं, उसने यहाँ तक कहा है कि भाई मेरे भतीजे ने उस पैसे से जमीन खरीदी है और रिजॉर्ट बना रखा है। न कोई जमीन खरीदी, न रिजॉर्ट बना है, न कहीं बन रहा है। तो ये एक मनगढ़ंत बात करके एक प्रकार का, मैं वैसे ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता, पर जिस प्रकार से सोशल मीडिया में इसका प्रचार किया जा रहा है और एक प्रकार का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, और इसलिए मुझे लगता है कि मैंने इसके लिए अपने कानूनी राय ले रखी है और बहुत जल्दी ही मैं इनके ऊपर और जिन पेपर्स ने या मीडिया ने जिनको इसको लिया है, छापा है, उन पर कानूनी राय लेकर के कानूनी कार्रवाई करूंगा। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन गंगा घाट पर होने वाली विश्वविख्यात गंगा आरती को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सूचीबद्ध कर लिया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अधिकारियों ने इस संबंध में स्वामी चिदानंद सरस्वती को प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। आपको बता दें कि परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने साल 1997 में गंगा आरती की शुरुआत की थी और करीब 28 सालों से गंगा आरती प्रतिदिन अनवरत ये जारी है और समय समय पर देश विदेश से कई सेलिब्रिटी और राजनेता गंगा आरती के लिए यहां पर पहुंचते हैं। यहाँ पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध, मन को मोहक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली आरती के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सम्मानित किया है कि लगातार कंटिन्यूअस दैनिक ये आरती होना, चाहे बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये आरती सदैव चलती रही और लाखों लाखों लोगों ने इसका लाभ पूरे विश्व से लिया है और पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं। मैं समझता हूँ कि ये परमार्थ निकेतन का सौभाग्य है और पिछले 28 साल से लगातार इस तरह की ये गंगा धारा, गंगा आरती की ये धारा गंगा धारा के साथ साथ प्रवाहित है और दिव्यता और भव्यता के साथ जो ये दर्शन होता है, ये सचमुच अद्भुत है, अवर्णनीय है। जो भी आता है उसको लगता है कि ऋषिकेश तो हम आते हैं, लेकिन जब ऋषिकेश आने पर गंगा जी की आरती में नहीं आए परमार्थ निकेतन में, लगता है कुछ खाली खाली, कुछ अधूरा अधूरा रह गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।